कहानी की शुरुआत में हमें दक्षिण अफ्रीका के एक कबीले को दिखाया जाता है जो कि आधुनिक इंसानों से दूर अपने ही दुनिया में रहते हैं। इस कबीले में जो बच्चे रहते हैं वो सभी बच्चे ग्वारा ग्वारा खेलना पसंद करते हैं, जिनमें उन्हें एक पत्थर को एक लकड़ी से किसी भी जानवर के गुफा के अंदर डालना होता है। खैर, इस कबीले का सरदार जिसका नाम चोंगा, जब वो सस्ते नशे कर रहे थे तभी वो आसमान में एक पक्षी को पाद मारते हुए जाते हुए देखते हैं। इसीलिए वो अपने साथियों के साथ उस पक्षी को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कोई पक्षी नहीं बल्कि एक प्लेन था जो कि क्रैश हो चुका था। उस प्लेन के सभी लोग मर चुके थे सिवाय एक बच्चे के। अब जब वो बच्चा जंगल में पड़ा हुआ था तभी एक शेर उसे खाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन इससे पहले कि वो शेर उसे कोई हानि पहुंचाता तभी वो बच्चा एक जोरदार पाद मारता है, जिसकी बदबू से वो शेर अपना आपा खो बैठता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर ये सब कुछ महाराज चोंगा भी देख रहे थे और वो सोचते हैं कि वो बच्चा शायद काफी ताकतवर है, इसीलिए उसने उस शेर को वहाँ से भगा दिया। जिसके बाद महाराज उस बच्चे को अपने साथ अपने कबीले में लेकर आते हैं और इसके बाद और कुछ साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा अभी काफी बड़ा हो चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि महाराज की एक मुसीबत है कि उसकी बीवी के अभी तक 4 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ। इसी बीच पेट में गोदाम बनाई हुई उसकी बीवी कहती है कि महाराज आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इस बार मैं आपको 100% एक लड़का पैदा करके दूंगी। जबकि डेटॉल भी 99.9% में जम्स मारती है, लेकिन वो 100% श्योर थी कि उसकी जरूर बेटा ही पैदा होगा। अब इसी चीज को पता करने के लिए महाराज एक खुजली बाबा को लेकर आते हैं, जो कि हड्डियों को पढ़कर महाराज को ये बता देगा कि उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि ग्वारा ग्वारा खेल रहा था। इसी बीच उसका निशाना चूक जाता है और वो पत्थर जानवर के गुफा में जाने की बजाय खुजली बाबा के सर के ऊपर लटका हुआ एक मिट्टी के पतीले में जाकर लगता है, जिससे वो पतीला टूट जाता है और खुजली बाबा पानी में भीग जाते हैं, जिस वजह से वह बच्चा खुजली बाबा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। इधर महाराज उस पहुंचे हुए बाबा से पूछते हैं कि बताओ ये हड्डियां तुम्हें क्या बता रहा है, जिसके जवाब में खुजली बाबा जब कुछ भी नहीं कहता तभी वो बच्चा कहता है कि महाराज ये हड्डियां कह रहा है कि आपके नाक पर अभी एक पक्षी अपना सामान निकालने वाला है। जिसको सुनने के बाद महाराज ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और तभी एक पक्षी उसके नाक के ऊपर पॉटी कर देता है। अब क्योंकि उस बच्चे ने जो कहा था वो सच हो गया था, इसीलिए महाराज उस बच्चे को खुजली बाबा की जगह पर रख लेते हैं और उसका नाम रखते हैं बोन्स। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और हमें 35 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम महाराज चोंगा को देखते हैं जो कि अभी बूढ़े हो चुके हैं और उसने अपनी जवानी की गर्मी में शादी करने में हाफ सेंचुरी कर लिया है, यानी उसने 50 औरतों के साथ शादी किया है, लेकिन उनसे 150 बच्चे पैदा करवाने के बाद भी उनका एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ। आज फिर से उसकी 50 नंबरी बीवी का गोदाम 6 महीने का हो चुका है, इसीलिए वो मिस्टर बोन्स को हड्डियां पढ़ने के लिए बुलाता है। यहाँ पर बोन्स महाराज को अपने हाथ में मौजूद हड्डियों के ऊपर थूकने के लिए कहता है, पर महाराज काफी बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए वो उसके हाथ की जगह उसके मुंह पर थूक देते हैं। खैर, बोन्स हड्डियों को पढ़ता है और महाराज से कहता है कि महाराज आपकी 50 नंबरी सेटिंग से भी आपको कोई भी लड़का पैदा नहीं होने वाला। साथ ही साथ वो महाराज से ये भी कहता है कि महाराज मुझे पता चला है कि आपका एक बेटा है जो कि सूरज के देश में रहता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद महाराज कुछ सोच विचार करने लगते हैं और तभी उन्हें याद आ जाता है कि कई वर्षों पहले वो घूमने के लिए उत्तरी दिशा में गया था, जहाँ पर उसने एक रात सन सिटी नाम के शहर में रुका था और वहाँ पर उसने अलकायदा नाम की एक लड़की के साथ घोर तपस्या किया था। महाराज बोन्स से कहता है कि मैंने अलकायदा को ऐसी एक सूखी हड्डी का नेकलेस दिया था, इसलिए वो बोन्स को वो हार देकर अलकायदा को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। इसके बाद बोन्स महाराज को पप्पी और झप्पी देकर अपने साथियों को अलविदा कहकर उस शहर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सन सिटी में खिसली उल्फ नाम के एक प्रसिद्ध गोल्फ प्लेयर को अपने दोस्त और इकलौते कोच कोयला के साथ देखते हैं। वो कोयला को बताता है कि इस शहर में कुछ दिनों के अंदर एक गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जीतने वाले को ढेर सारा पैसा मिलेगा। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो अगर इस टूर्नामेंट को जीत लेता है तो वो इन सारे पैसों को अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय में दे देगा। दरअसल खिसली उल्फ एक अनाथ है और इसीलिए वो अनाथ बच्चों के दर्द को समझता है। इधर हम एक मशहूर जुहारी को देखते हैं जो कि खिसली उल्फ के ऊपर इस टूर्नामेंट में काफी पैसा लगाया हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि खिसली उल्फ ही इस टूर्नामेंट को जीतेगा। दूसरी तरफ हम बोन्स को देखते हैं जो जंगल से होकर सन सिटी की तरफ आ रहा था। तभी वो जंगल में एक हाथी को मुसीबत में पड़ा हुआ देखता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। दरअसल उस हाथी के पेट में कुछ केमिकल लोचा हो गया था, इसलिए बोन्स उसके पीछे हाथ डालकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इधर तब तक वहाँ पर कोयला भी अपने साथियों के साथ जंगल सफारी के लिए आ चुका
चुका था, जिस वजह से बोन्स कोयला को देखकर उसे नीचे झुकने के लिए कहता है। लेकिन कोयला उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो हाथी एक जोरदार पाद मारता है और उसके पेट से एक बड़ा सा तोप का गोला निकलकर उसके मुंह में आकर लगता है, जिसको खाकर वो समझ जाता है कि नेचुरल गैस कितना खतरनाक होता है। खैर इधर बोन्स राजकुमार को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है और ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद वो फाइनली सन सिटी पहुँच जाता है। एक दिन वो तालाब से मछली पकड़कर गोल्फ के मैदान में बैठकर मछली को पकाकर खाने लगता है। तभी दूसरी तरफ खिसली उल्फ एक बॉल मारता है, जिसको नापने के लिए कोयला उस बॉल के पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और वो बोन्स को वहाँ पर मछली पकाकर खाते हुए देखकर उसके ऊपर भड़क जाता है और उसके सामान को उठाकर फेंकने लगता है। इसी बीच वो उस हड्डी के थैली को भी फेंक देता है, जिसको देखकर बोन्स समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ मुसीबत आने वाला है। इसीलिए वो काला कोयला को नीचे झुकने के लिए कहता है, लेकिन काला कोयला फिर से नीचे झुकने से साफ मना कर देता है। उधर हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि दहेज में एक सुअर को लेकर जा रहा था, लेकिन इसी बीच वो सुअर प्लेन से कूद जाता है और उस गधे के ऊपर आकर गिरता है, जिसके बाद काला कोयला को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब क्योंकि काला कोयला खिसली उल्फ का कोच था, इसलिए सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि खिसली उल्फ काला कोयला के बिना इस गेम को जीत नहीं पाएगा। साथ ही साथ उस जुहारी ने खिसली उल्फ के ऊपर काफी सारा पैसा भी लगा दिया था, इसीलिए उसे उसके ऊपर फिक्र होने लगता है। इसके बाद टूर्नामेंट के दिन खिसली उल्फ जब शॉट मारता है तभी उसका एक भी शॉट निशाने पर नहीं लगता। दूसरी तरफ हम बोन्स को देखते हैं जो कि उस मैदान के पास में ही एक जंगल में हड्डियों की शुक्रिया अदा कर रहा था। इसी दौरान वो एक गैंडे के सींग से एक धुन बजाने लगता है, जिसको सुनकर खिसली उल्फ काफी अच्छा शॉट मारने लगता है और उसका हर शॉट निशाने पे जाकर लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बोन्स जब गाना बजाना बंद कर देता है तभी खिसली उल्फ फिर से बेकार शॉट मारना शुरू कर देता है। इसी बीच वो अपने एक शॉट को देखने के लिए जंगल के अंदर जाता है और वहीं दूसरी तरफ बोन्स तभी हड्डियों को पढ़ रहा था। आंखें खोलते ही वो अपने सामने खिसली उल्फ को देखता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि हमारे देश का राजकुमार यही है। वो उससे कहता है कि राजकुमार आप महाराज चोंगा के बेटे हो और महाराज ने मुझे आपको हमारे देश वापस लाने के लिए भेजा है। अब क्योंकि बोन्स को राजकुमार मिल गया था, इसलिए वो फिर से गैंडे के सींग से धुन बजाने लगता है, जिसको देखकर खिसली उल्फ उससे कहता है कि मैं अगर तुम्हारा राजकुमार हूँ तो तुम मेरी हर बात मानोगे। इसीलिए वो उसे गोल्फ के मैदान पर लेकर आता है और उसे उसके कान पर वो धुन बजाने के लिए कहता है। लेकिन बोन्स एक नंबर का गधा था, इसीलिए वो उसके सामने धुन बजाने के बजाय उसके कान पर ही उस गैंडे के सींग को बजा देता है, जिससे वो सींग दो टुकड़ा हो जाता है और उसके धुन को सुनकर खिसली उल्फ और भी घटिया शॉट मारने लगता है। तभी बोन्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खिसली उल्फ को ग्वारा ग्वारा खेल के बारे में बताता है। वो एक लकड़ी से उसके अखरोट पर हिट करता है, जिससे खिसली उल्फ फिर से अच्छा शॉट मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान खिसली उल्फ जब एक शॉट मारता है तभी वो बॉल गड्ढे में गिरने से पहले ही बोन्स उसे पकड़ लेता है और कहता है कि राजकुमार हमें यहाँ पर काफी देर हो चुका है, इसीलिए हमें हमारे देश वापस जाना चाहिए। अब क्योंकि उसने उस बॉल को गड्ढे में गिरने से पहले ही पकड़ लिया था, इसीलिए गेम के मैनेजमेंट उसे उठाकर मैदान से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद रात में खिसली उल्फ एक बार में जाता है जहाँ पर वो ललिती नाम की एक लड़की का गाना सुनकर उसके प्यार में पड़ जाता है। पर जब वो उसके साथ बात कर रहा था तभी वहाँ पर वो जुहारी आ जाता है जिसने खिसली उल्फ के ऊपर पैसे लगाया था। वो ललिती को अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि वो उसी के बार में ही गाया करती थी। उधर बोन्स परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठकर गाना गा रहा था, तभी वहाँ से होकर ललिती गुजरती है और वो बोन्स को पहचान लेती है। दरअसल ललिती भी अफ्रीका में ही रहती थी, लेकिन बचपन में वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर बोन्स उसे बताता है कि वो महाराज के किस काम के लिए यहाँ पर आया है, जिसके बाद रात में बोन्स खिसली उल्फ को अगवा कर लेता है और उसे अफ्रीका लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ उसके लापता होने की खबर उस जुहारी को पता चल गया था जिसने उसके ऊपर ढेर सारा पैसा लगाया था। इधर ये बात हॉस्पिटल में काला कोयला को भी पता चल गया था, इसीलिए वो खिसली उल्फ को लाने के लिए हॉस्पिटल से भागकर अफ्रीका जाने लगता है। साथ ही साथ हम ललिती को भी देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ अफ्रीका जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी कार कीचड़ में फंस जाने की वजह से वो दोनों पैदल ही अफ्रीका जाने लगती है। रास्ते में उनकी मुलाकात बोन्स और खिसली उल्फ से होता है और वो सभी अफ्रीका जाने लगते हैं। काफी लंबा सफर करने के बाद वो लोग फाइनली अफ्रीका पहुंच जाते हैं, जहां पर कबीले के सभी लोग उन्हें काफी अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। इसके बाद खिसली उल्फ को राजकुमार की तरह आलीशान कपड़े पहनाकर उसे महाराज के सामने लाया जाता है। यहाँ पर महाराज उसका इंटरव्यू लेते हैं और उन्हें शक होता है कि ये उनका सगा बेटा नहीं है, जिसमें बोन्स उनसे कहता है कि नहीं महाराज, यही आपका बेटा है क्योंकि ये ग्वारा ग्वारा काफी अच्छी तरीके से खेलता है। रात में उनके आने की खुशी में जश्न मनाया जाता है, जहाँ पर खिसली उल्फ
उल्फ माइकल जैक्सन की तरह नाचने लगता है, जिसको देखकर महाराज का शक यकीन में बदल जाता है कि ये उसका बेटा हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो खैसली उल्फ को ग्वारा ग्वारा खेलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर खैसली उल्फ ग्वारा ग्वारा अच्छे से खेल नहीं पाता और उसके हाथ से वो लकड़ी छूट जाता है, जो कि महाराज के सर पर जाकर लगता है। अब इस घटना से महाराज बौखला जाते हैं और बोन्स से कहते हैं कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता और इसे तुमने कहां से उठा कर लाया। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं कल ही अपने पूर्वजों के पहाड़ में जाकर आत्महत्या कर लूंगी। इसके बाद अगले दिन महाराज आत्महत्या करने के लिए अपने साथियों के साथ पूर्वजों के पहाड़ में जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तब तक हेलीकॉप्टर में वो जुहारी भी वहाँ पर आ चुका था, जिसने खैसली उल्फ के ऊपर पैसे लगाया था। वो खैसली उल्फ और ललिती को गुलछर्रे उड़ाते हुए देख लेता है और खैसली उल्फ के पास जाकर उसे हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद खैसली उल्फ के जाते ही वो ललिती को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ से गोली चल जाता है। इसीलिए खैसली उल्फ ललिती को बचाने के लिए आता है और वहाँ पर आकर वो देखता है कि उस जुहारी ने ललिती को एक पेड़ में बांध दिया था। तभी ललिती को खाने के लिए वहाँ पर एक शेर आ जाता है, जिस वजह से ललिती को बचाने के लिए खैसली उल्फ उस शेर के पीछे पड़ जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ महाराज भी दूर से देख रहे थे और बोन्स उनसे कहता है कि देखा महाराज, इसकी बहादुरी, मैंने कहा था ना कि यही आपका बेटा है। खैर इसके बाद महाराज उसे अपना बेटा मान लेते हैं और कबीले के सभी लोग उन्हें फिर से कबीले में लेकर आते हैं। यहाँ पर खैसली उल्फ महाराज से कहता है कि मुझे अपनी ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। इसी बीच खैसली उल्फ ये भी कहता है कि मैं यहाँ का राजा बनने से पहले गोल्फ खेलने के लिए एक बार सन सिटी जाना चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद महाराज बोन्स से कहते हैं कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये मेरा सगा बेटा है या नहीं। इसीलिए वो बोन्स को फिर से हड्डियों को पढ़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम काला कोयला को देखते हैं, जो कि किसी तरीके से गिरते पड़ते अफ्रीका में आ चुका था। इसी बीच जब वो एक नदी के किनारे आराम फरमा रहा था, तभी वहाँ से होकर एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, जिससे वो जुहारी वहाँ पर आया था। उस हेलीकॉप्टर के नीचे एक रस्सी में एक हुक लगा हुआ था, जो कि काला कोयला के बेल्ट में अटक जाता है और काला कोयला उस हेलीकॉप्टर के साथ हवा में उड़ने लगता है। उधर तब तक बोन्स हड्डियों को पढ़ने के लिए फेंकता है और तभी ऊपर आसमान से काला कोयला हड्डियों के सामने आकर गिरता है, जिसको देखकर बोन्स समझ जाता है कि राजकुमार और कोई नहीं बल्कि ये काला कोयला है। उसके गले में वो लॉकेट भी लटका हुआ था, जिसको महाराज ने अलकायदा को दिया था, जिसको देखकर महाराज भी समझ जाते हैं कि काला कोयला ही उनका बेटा है। खैर इसके बाद हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सन सिटी में फिर से गोल्फ के टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और इसमें खैसली उल्फ फिर से हिस्सा लेता है। दूसरी तरफ हम अफ्रीका में उस कबीले को देखते हैं, जहाँ पर काला कोयला राजा बन चुका था और उसने वहाँ पर डीटीएच की छतरी भी लगा लिया था ताकि वो गोल्फ मैच देख सके। वो फोन में खैसली उल्फ को डायरेक्शन देता है कि वो किस तरीके से इस मैच को जीत सकता है। इसी बीच खैसली उल्फ एक शॉट मारता है, जो कि हॉल के सामने आकर रुक जाता है, जिसको देखकर बोन्स एक लकड़ी से टीवी को जाकर हिलाता है और तभी वो बॉल होल में गिर जाता है, यानी खैसली उल्फ उस गेम को जीत चुका है। इधर तब तक महाराज की 50 नंबरी बीबी एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि दरअसल एक लड़का था। ये खबर सुनने के बाद महाराज काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो बच्चा गोरा है, तभी वो सोच में पड़ जाते हैं कि उनके खून से गोरा बच्चा कैसे पैदा हुआ। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वो सब कुछ समझ जाते हैं और उधर बोन्स भी उनसे माफी मांगता है और कहता है कि महाराज, मैं आपकी मुसीबत को कम करने के लिए यह सब कुछ किया। जिसके बाद महाराज फिर से कुछ देर सोच विचार करते हैं और उस बच्चे को हंसकर अपना लेते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मजेदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।